बीजेपी के स्थापना के 37 साल हो गए हैं, जिसे लेकर पार्टी के मुख्यालय समेत देश के छोटे छोटे कार्यालयों पर स्थापना दिवस मनाया गया। मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इन 37 सालों में पार्टी कई उतार चढ़ाव से गुजरी। राम मंदिर मुद्दा पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की तो यूपी में विधानसभा चुनाव में भी इतिहास रच डाला। नोएडा में अखलाक और गौरक्षा के नाम पर अलवर में हुई हत्या ने सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस से सहमत नहीं है, उनके लिए भारत में जगह नहीं है। आरोपों और विवादों से गुजर रही बीजेपी की नजरें आने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव पर है। जी हाँ, मैं हूं स्मिता। हमारा आज का मुद्दा यही है और आज का विशेष यही है, बीजेपी के 37 साल। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। 37 साल पहले जन्मी भाजपा आज अपने सर्वोत्तम दौर से गुजर रही है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा की देश के 17 राज्यों में सरकार है। हालांकि इनमें कुछ जगहों पर गठबंधन की सरकार है। भाजपा, जिसने साल 1984 के लोकसभा चुनावों में महज 2 सीटें जीती थी, आज कुछ सालों के भीतर ही हालात बहुत कुछ बदल चुके हैं और आज की तारीख में भाजपा 1 करोड़ 20 लाख सदस्यों के साथ देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गई। बाद में जनता पार्टी भी 2 हिस्सों में बंट गई और इस तरह 1980 में अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कमान जन्म से लेकर आज बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने संभाली, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कुशाभाई ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, नितिन गडकर और वर्तमान में अमित शाह के नाम शामिल हैं। देश भर में भाजपा अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर भाजपा के बढ़ते कद के लिए देशवासियों का आभार जताया है। पार्टी का विवादों से भी पुराना नाता रहा है और इस पर सांप्रदायिक और कट्टरवादी जैसे आरोप भी लगते रहे। अलवर में गौरक्षा के नाम पर हुई हत्या जैसे मामलों ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए। भारत आरएसएस जो है हमेशा 2 मुखी बात करती है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। एक जमाने में अटल जी सॉफ्ट लीडरशिप थी, लालकृष्ण आडवाणी हार्ड थे। फिर उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी सॉफ्ट हुए जब से उन्होंने जिन्ना जी को सेक्युलर कहा, तो वो एक सॉफ्ट चेहरा हो गए और नरेंद्र मोदी हार्ड चेहरा हो गए। अब नरेंद्र मोदी हार्ड चेहरे से सॉफ्ट चेहरे की तरफ आ गए और इसलिए योगी आदित्यनाथ अब हार्ड चेहरा हो गया। तो ये आरएसएस की एक नीति और एक स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। क्या इस देश की सेक्युलर फैब्रिक को इससे नुकसान पहुंच सकता है अगर ऐसा? देखिए, इनसे उम्मीद क्या किया जाए, इनसे क्या उम्मीद करें हम सेक्युलर फैब्रिक की बात, ये तो है ही नहीं। इनके तो संविधान में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनके तो सोच में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनसे क्या उम्मीद करें। गाय के नाम पर जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, जो लोगों को मारपीट की जा रही है, दादी में अखलाक की हत्या कर दी जाती है, अलवर में एक और व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, किसने अधिकार दे दिया आपको ये पैसा वसूली का? जगह जगह वसूली हो रही है, जगह जगह लोगों को ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और ये सब शय है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। स्वयं मोदी जी ने कहा था कि 85% जो गौ सेवक हैं वो फ्रॉड हैं और वो गुंडे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। What I have to say is that this is a new vision for India that Narendra Modi ji is propagating. It's a vision where only one idea will prevail. Any other idea, anybody who does not
listen to and agree with Mr. Narendra Modi and the RSS has no place in India. That's the vision, and that is what they are doing. This is going to have very severe consequences for this country. It is a mindset. It is a way of thinking. It is a way of thinking that anybody who doesn't believe in their vision of this country has no place in this country. हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है और हमारे देश के अंदर तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अपने देश में जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो सभी धर्मों को ध्यान में रखकर अपने देश की जो बुनियाद है, तो अपने देश का जो संविधान है उसकी जो बुनियाद है तो वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर उन्होंने डाली थी। तो इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नहीं तो वो तो इसी आधार पर तो वो जो भारतीय जनता पार्टी है तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का एजेंडा है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसमें क्या शक शुबा है? तो पूरे इंडिया के अंदर अब यही होने वाला है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी ने मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाए तो बाद में यही इसके लिए मुसीबत भी बनी, क्योंकि बड़ी संख्या में नामांकित सदस्यों की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई। बीजेपी की ऐतिहासिक सफलता के पीछे राजमाता विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, आडवाणी और राजनाथ जैसे राजनीतिकारों का बड़ा योगदान रहा है। डेस्क न्यूज़ वर्ल्ड। तो बीजेपी अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनसे आपका रूबरू करवाते हैं। शैलेंद्र प्रधान बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश भार्गव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करती हूँ दिनेश निगम जी से। दिनेश निगम जी, आज बीजेपी अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है। आपने लंबे समय से इनकी यात्रा देखी होगी, 37 साल हो गए इस यात्रा, और बीजेपी के इन 37 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई बार सफलता हासिल की है तो कई सवाल भी अब बीजेपी के सामने खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की जो यात्रा है उसके गठन के बाद से ही उतार चढ़ाव वाली रही है। एक समय बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी और विचारधारा पर अड़िग रहने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती थी। आज उसमें बदलाव, धीरे धीरे ऐसा बदलाव आया है कि आज भाजपा जीते कैसे, सत्ता हासिल कैसे कर लें और सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी के रूप में ज्यादा जानी जा रही है। भाजपा के नेताओं से आज की तारीख में बात करिए तो विचारधारा की बात कम करते हैं और बातचीत उनकी जीत कैसे हो, पार्टी जीते कैसे, सत्ता में आए, ये उनका प्रमुख ध्येय रह गया है। तो अब पार्टी जो अलग थी, पार्टी जो डिफरेंस की बात करती थी, अब वो पार्टी में नहीं है। अब पार्टी का उद्देश्य जीत है और जीत के लिए कोई भी तरीका अपनाए वो ठीक है। इसीलिए इसका एक फायदा भाजपा को हुआ है। भाजपा को इसमें सफल कह सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में देश के अंदर भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पर चूंकि पार्टी हटी है इसका उस कारण भी आलोचना होती है और पार्टी का जो एक कट्टर चेहरा है समय की वजह से उसके कारण भी आलोचना होती है। एक समय अंतर देखिए, जैसे चुनाव आते हैं तो भाजपा के जो नीचे से जब स्थापना के समय से काम करने वाले लोग हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और आज पार्टी जीतना उद्देश्य लेती है और जो भी हाल में शामिल हुआ होता है, रातों रात पार्टी के अंदर आता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विचारधारा एक तरफ हो जाती है और पार्टी उसको शामिल कर लेती है। मेरे कहने का मतलब यह है, सत्ता के लिए पार्टी आज कुछ भी करती है। जैसे आप कश्मीर में चले जाइए, उसको लेकर खूब आलोचना होती है भाजपा की, यहां से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होती है कि जो मुफ्ती महबूबा की पार्टी है, मुफ्ती महबूबा का की जो विचारधारा है उस विचारधारा का भाजपा का कोई मेल नहीं है। लेकिन सत्ता में रहना था, कश्मीर में भी भाजपा सत्ता में भागीदार है, सत्ता उसके पास है, इस कारण उस दल से समझौता कर लिया जिससे कोई विचारधारा नहीं है। वहां जो इनके नेता थे जो शहीद हुए थे, सावरकर जी, एक अलग विधान, अलग झंडा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर शहीद हुए थे, लेकिन आज वो सब हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि भाजपा बढ़ रही है, भाजपा ताकत बन रही है, देश के ज्यादातर राज्यों में देश में काबिज है, लेकिन भाजपा ने लगातार अपनी विचारधारा से समझौता कर रही है इसके लिए, और इसके लिए जो है आलोचना भी भाजपा की होती है।
भाजपा विचारधारा की लाइन पे चले, अपनी विचारधारा से हट, ये आम लोग चाहते हैं और इस विचारधारा की वजह से ही भाजपा ताकत बनी है। लेकिन इससे अब कार्यकर्ताओं में कहीं असंतोष फैल रहा है कि जो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं बीच बीच में सत्ता के लिए, जीत के लिए, इसको लेकर पार्टी की आलोचना भी होती है। तो पार्टी भाजपा वो भाजपा नहीं रही जिस उद्देश्य को लेकर भाजपा की स्थापना हुई थी। शैलेंद्र जी, विचारधारा की बात यहाँ हो रही है, 37 साल हो गए हैं। अगर विचारधारा की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, और अब की अगर विचारधारा की बात की जाए और जोड़ी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह हुए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। विचारधारा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस विचारधारा के लिए बात की जाती थी वहां पर यह था कि हर एक वर्ग को छूना है, हर एक वर्ग के लिए काम करना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो जीत का मंत्र देते हैं। ये कहते हैं कि हर वर्ग को हमें छूना जरूर है, लेकिन सबसे पहले वो जीत के मंत्र की बात करते हैं, जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मोदी जी एक ही बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब जीत का मंत्र यही है हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का यही जीत का मंत्र है। और दूसरे दल के कार्यकर्ता अपने दल से निराश होकर, हताश होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो इसमें हमारा बेस बढ़ गया है, हमारा जन भागीदारी बढ़ गई है, जनमत बढ़ गया, 10 करोड़ लोगों की पार्टी हो गई है। तो निश्चित ही दूसरी तरफ से दूसरे दलों से निराश होकर अब ये कांग्रेस के यूपी में 7 एमएलए हैं, बीएसपी के 19 एमएलए हैं, सपा के 50 एमएलए हैं। तो निश्चित ही 450 के हाउस में 325 एमएलए अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो दूसरे दलों के लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमारी विचारधारा से आकर्षित हो रहे हैं, हमारे सोच से आकर्षित हो रहे हैं, माननीय मोदी जी से आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए विस्तार हो रहा है। इसमें निश्चित ही ये निगम साहब कह रहे हैं तो विस्तार होगा, जन भागीदारी बढ़ेगी, जनता हमसे जुड़ेगी, देश के विकास के लिए सब हम काम करेंगे। और यही स्लोगन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सोच है यही सोच है। लेकिन चैलेंज अगर बात की जाए आडवाणी जी के समय की और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की, तो उन्होंने भी जनता को जोड़ा है, उनके कामों से जनता उनके साथ जुड़ी थी और वो मील का पत्थर साबित हुआ था राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों के लिए। उस समय की बात की जाए और अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो बात है वो ज्यादा हावी होती हुई नजर आती है बीजेपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास स्लोगन दिया है। उसमें कोई हमने अलग समाज के हिसाब से या धर्म के हिसाब से किसी को अलग नहीं किया। अब ये हो सकता है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं, वो माननीय आडवाणी जी हों या मुरली मनोहर जी हों या अटल जी हों, ये साथ है, इनका मार्गदर्शक मंडल में ये सब शामिल हैं और जब इनको सलाह देना होती है ये शीर्ष स्तर पे बैठ के सलाह देते हैं। तो कहाँ हम परिवर्तित हुए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अब यूपी में अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो योगी जी का नाम नहीं आया था पहले, पर जब हमारी 325 सीटें आई, वो विधायकों ने कहा कि माननीय योगी जी बेस्ट रहेंगे तो वो बन गए। तो इसमें दूसरे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये तो बात हमारी भी समझ में नहीं आ रही कि हमको किसको अपना नेता चुनना, ये अधिकार दूसरे दलों को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को है। उनके विधायक तय करेंगे, उनका नेतृत्व तय करेगा। जी अवनीश जी, 37 साल भाजपा के हो गए हैं, लेकिन पुरानी विचारधारा और अब की विचारधारा में देखा जाए तो हिंदुत्ववाद जो है वो काफी हद तक बीजेपी पर हावी होता हुआ नजर आता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज कहा है कि जो आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुनता है, उनकी बात नहीं मानता है, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए स्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से 1980 में मंदिर के नाम पे शुरू हुई, पहले जनसंघ फिर जनता पार्टी, और इसके मूल जो थे दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद, कुशाभाऊ ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उस सबकी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की बात की जाए और आज की भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। पहले त्यागी जी खुद ही कह रहे थे, बता रहे थे कि इनमें कुछ सिद्धांतों की बात होती थी, कुछ नीति की बात होती थी। चुनाव हारना जीतना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना अलग बात है।
अपने सिद्धांतों पे व्यक्ति को अडिग रहना चाहिए। पार्टी को भी यही उम्मीद देश की जनता करती है। वो चुनाव में खास तौर पे जो अपील की जाती है, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है, उन पे खरे उतरना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार बनी पहले, उनने जो मुद्दे लिए वो भी सबके सामने थे। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लोकसभा से 84 पे आई, फिर 117 पे आई और 135 पे आई। मंदिर का मुद्दा ही था, राम मंदिर का, गो हत्या को लेके था, धारा 370 कश्मीर को लेके था। 3 बहुत बड़े मुद्दे इनके पास थे और मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी तीनों मुद्दों से उनको एजेंडे से अलग कर दिया। जब सरकार बनाई इनने एनडीए की अटल जी के टाइम पे, तो उन्होंने कहा मंदिर मुद्दे से अभी हम दूर रहेंगे, धारा 370 को अभी हम नहीं छुएंगे। तो जिस मूल उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी, राम मंदिर मुद्दे को लेके, उनको इनने अलग कर दिया। यूपी में कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, वो अलग कर दिया इनने बाद में। और आज की भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूं जिसके नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, उनने पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और कार्यक्रम था उसको पूरे एक तरीके से पार्टी से ऊपर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार भी करती है। और जिस पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, हम कांग्रेस से अलग हैं, हम राजनीतिक दलों से अलग हैं, हम मनमोहन सिंह जी की सरकार से अलग हैं, तो देखा जाए स्मिता जी, तो जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे यूपीए 2 के एजेंडे पे चल रही। चाहे हम विदेश नीति की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, जीएसटी की बात करें, मंदिर मुद्दे पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान्य होगा, एज इट इज है। उसमें पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते, सोच की बात करते थे, देश की एकता अखंडता की बात करते थे, वो कुछ नहीं है। ये कहते थे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे, गो हत्या बंद हो जाएगी, हिंदू राष्ट्रवाद होगा, धारा 370 खत्म होगी, मंदिर का निर्माण होगा। इन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव का इस्तेमाल करती है, सरकार बनने के बाद वो एजेंडे से बाहर हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि ऐसी एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है जो सत्ता में आने के लिए देश की जनता से कुछ भी वादा करती है और सत्ता में आने के बाद उस बात को भुलाने का प्रयास करती है और दूसरे एजेंडे पे लग जाती है। तो जो झूठ बोलना जनता के लिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। जो नेता नेतागिरी करते हैं, जो पार्टी आती है सत्ता में, उनके लिए भी ठीक नहीं। एक सोच रखना चाहिए, हार जीत लगी रहती है, चुनाव में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन अपन मूल उद्देश्य से कभी भी पार्टियों को नहीं भटकना चाहिए। वो नेताओं को भी अपना चरित्र और पार्टियों को अपना चरित्र स्थापित करना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है देश की जनता के साथ। इनने सबके साथ धोखा किया है। कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में जो इनने बात की थी, पहले महबूबा मुफ्ती के और उनके अगेंस्ट में थे, लेकिन बाद में उनके साथ हो गए। तो जो एजेंडा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये सत्ता हथियाने का मात्र है और भी कुछ भी नहीं है। ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हिंदुओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मुस्लिम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सत्ता हथियाने का इनके पास एक मूल मंत्र है, उसके सारे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और राज्यों में भी यही हो रहा है। योगी जी की बात करते हैं, योगी जी के नाम से न कांग्रेस को दिक्कत है, न प्रदेश की जनता को दिक्कत है, न अन्य राजनीतिक दलों को। आपका बहुमत है, आपने मुख्यमंत्री चुन लिया, आप चुनिए, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने मूल उद्देश्य जिन बातों को लेके आए थे उनको आगे बढ़ाइए, हम उम्मीद और विश्वास करते हैं। जी यश जी, इन 37 सालों में बीजेपी के जो मूल मंत्र थे, जो सिद्धांत थे, उनसे आज बीजेपी हटती जा रही है। हिंदुत्व राष्ट्रवाद ज्यादा हावी होता जा रहा है। क्या सत्ता में आने का ही एक संकल्प बीजेपी ने अब थाम कर रखा है, ठान कर रखा है? जी बिल्कुल, जैसा अभी वर्ष पत्रकार जी बोल रहे थे, अवनीश भैया ने भी बोली ये बात, वही पूरी बातें इन्हें जीतने के लिए सारी चीजें करनी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नाम से 37 साल हुए हैं, वास्तविकता तो ये कि संगठन 1951 से काम कर रहा है, 2 बार अपने नाम में परिवर्तन कर चुका। अब जब 2 बार सफलता नहीं मिली, तीसरी बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में और उसको पूरी तरीके से देश को बांटने का काम किया, कहीं हिंदुओं के नाम पे, कहीं धार्मिक आस्थाओं के नाम पे। फिर जब 80 में भी इनको सफलता उतनी नहीं मिली तो 84 के बाद से इन्होंने राम मंदिर के आंदोलन की बातें चालू कर दी, देश में दंगे कराने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, लोगों में आपसी सामंजस्य जो बना हुआ था, जो गंगा जमुना सभ्यता हमारे देश में चली आ रही थी, उसको तोड़ने का इन्होंने काम किया। हम लगातार देखते हैं। अब जहां तक ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आप जीत गए हैं, आपको मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, बिल्कुल आपको चुनने का अधिकार है, आपके 312 विधायक हैं, आप उनसे चुनवाइए, लेकिन आप चुनते किसको हैं? जिसके ऊपर 19 आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या का मुकदमा है, दंगा कराने का मुकदमा है, किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा है। पूरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर कहीं अगर बैनर लगते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो केवल गोरखपुर में लगते हैं और किस देश के अंदर कहीं पे भी नहीं लगते हैं। यहां तक कि ओवैसी जी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं ये नहीं देखने को आया कि मुझे हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। ये कहीं अगर होता है देश में तो केवल गोरखपुर के अंदर होता है। उस व्यक्ति को अगर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है और प्रश्न चिन्ह उठना भी चाहिए
कि जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर जिसमें 404 सीटें हैं, आप एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाते हैं, और आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं आपके पास जीतने योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए आप उसको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद जब जीत नहीं पाते हैं तो केवल आप एक राज्य मंत्री बना देते हैं, दिखाने के लिए कि हमने टिकट तो नहीं दिया था, लेकिन हमने अपनी मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री जरूर बना दिया है। कैबिनेट में भी स्थान देना उसको उचित नहीं समझते, ताकि मुख्य निर्णय जो हो सके किसी भी स्थिति के लिए, तो उस निर्णयों में वो अपनी भागीदारी दिखा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो इनके नेता है, आप देखिए, जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी की जब 1980 में इसकी स्थापना हुई, वो कहां है आज? अलीगढ़ में महापौर उनके पुण्यतिथि बना देती हैं, उनको माल्यार्पण कर देती हैं उनके जीवित रहते हुए। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां हैं? मार्गदर्शन मंडल में आपने रख दिया है। आज के दिन उनकी भूमिका कहां दिख रही है? किस न्यूज चैनल में दिख रहे हैं? क्या पार्टी कार्यालय में दिख रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी जी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की बात हुई थी, बिल्कुल धूमिल थे। कुशाभाऊ ठाकरे जी के कहीं चित्र देखने को मिलता है, वो भी धूमिल हो चुके हैं। बंगारू लक्ष्मण जी जो 5वें उनके अध्यक्ष थे, कहां देखने को मिलते हैं? तो ये अपने जो मूल धारा थी उससे विपरीत बहते हुए केवल सत्ता के लालच तक, उसके लिए इनकी देश को बांटना पड़े या लोगों को बांटना पड़े या काटना पड़े, ये हर स्थिति के लिए तैयार है और इस देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। आज सीबीएसई का एक बायोलॉजी का पेपर था 12वीं क्लास में, उसमें भी एक प्रश्न आया है कि आप किस चीज से सहमत हैं, लोगों को जलाने में जिससे वायु प्रदूषण होता है, या दफनाने में? ये इस तरीके की शिक्षा प्रणाली तो देश के अंदर ला रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में भी पूर्व में देख चुके हैं, जिसमें आरक्षण को लेकर के इन्होंने एक प्रश्न पूछा था। ये स्कूली शिक्षा तक में राजनीति खत्म करने, राजनीति इस तरह की ला रहे हैं कि बच्चों को अभी से भ्रमित करना चाहते हैं। खैर, मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोल दिया है कि हमें 12वीं क्लास के बच्चों को फोकस करना अपनी राजनीति के लिए। इनको देश को विकास नहीं करना है, इनको केवल राजनीति करनी है। बच्चों का जीवन जो है वो सकारात्मक दिशा में ना करते हुए नकारात्मक दिशा में, बांटने वाली दिशा में ले जाना है। जी दिनेश जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के इन 37 सालों के बाद। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर कई सारी बातें सामने आई। उनका पहला इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्रवाद बने तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बूचड़खाने बंद होने की बात की। उसके बाद गौ रक्षकों के ऊपर बात आती है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होती है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख को पहले मारा गया, जहां पर जब उस मांस के टुकड़े का परीक्षण हुआ तो वो गाय का नहीं था। उसके बाद अगर अलवर केस की बात करूं तो वहां पर वो व्यक्ति उस गाय को पालने के लिए लेके जा रहा था, जिसके पास पूरे दस्तावेज थे, लेकिन वहां पर मुख्तार अब्बास नकवी आज संसद में कहते हैं कि इस तरह की कोई घटना राजस्थान में हुई नहीं है, राज्य सरकार इससे मना कर रही है। कितना हिंदू राष्ट्रवाद आज बीजेपी पर हावी होता जा रहा है। और विचारधारा की बात करें, वरिष्ठों की बात की जाए तो उन्हें तो दरकिनार करती जा रही है बीजेपी। देखिए स्मिता जी, जहां तक ये हिंदू राष्ट्र की बात है या गौ रक्षा की बात है या गौवंश की बात है, तो ये तो उनकी विचारधारा, उनकी लाइन है। जिस दिन से संघ का गठन हुआ, राजनीतिक शाखा के तौर पर भाजपा का गठन हुआ है, जनसंघ का गठन हुआ, तब से ही भाजपा की लाइन क्लियर है। तो ये तो उनकी विचारधारा, उनकी लाइन है कि हिंदुत्व का पक्ष लेना है, हिंदू राष्ट्र की बात करना है, गौ रक्षा की बात करना है। इसको लेके जो भी करना पड़ता है करना पड़ता है। जब उपद्रव होते हैं तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो उपद्रव करते हैं बजरंग दल वाले या गौ रक्षा के नाम पर, ये नहीं होना चाहिए, ये बातें भी आती हैं। लेकिन पार्टी अब एक तरह से मिक्स हो गई है, विचारधारा और सत्ता में आना, दोनों चीजों को पार्टी ने शुरू से देखा कि हमें सफलता कहां मिल रही है, असफलता कहां मिल रही है। तो इसका बहुत बारीकी से पार्टी ने अध्ययन किया है। तो पार्टी ने हिंदुत्व वाला मुद्दा भी नहीं छोड़ा है, गौ संरक्षण का मुद्दा भी नहीं छोड़ा है। इसके साथ पार्टी जीत के लिए और क्या हो सकता है, जो कांग्रेस से क्या लिया जा सकता है, सपा से क्या लिया जा सकता है, दूसरे दलों से क्या लिया जा सकता है, उसको भी अपना रही है। इसीलिए पार्टी यहां तक पहुंची है। योगी जी का मुख्यमंत्री बनना कोई अचंभा नहीं है, कोई अलग नहीं है। योगी जी उस लाइन को बिलोंग करते हैं, उस लाइन वाले आदमी हैं, जो विचारधारा संघ की है, भाजपा की है, उस लाइन के आदमी, उस विचारधारा के, इसलिए मुख्यमंत्री बने। इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। जब एक विचारधारा वाली पार्टी सत्ता में आती है तो अपने विचारधारा वाले आदमी को आगे बढ़ाएगी, लाएगी। लेकिन सत्ता में आने के लिए और क्या करना चाहिए, जहां विचारधारा से समझौते की जरूरत है वहां समझौता भी कर रहे हैं। लेकिन एक किसी बात पर अडिग नहीं है भाजपा। अब भाजपा की लाइन क्लियर नहीं है कि हमें ऐसा ही रहना है। 75 का फार्मूला है तो उन्हें गौर साहब पे, सरताज सिंह पे लागू करना है, लेकिन कलराज मिश्रा पे लागू नहीं करना है। तो मतलब किसी भी मसले पर पार्टी बिल्कुल एक जगह खड़ी नहीं है। जहां उसको लाभ, यूपी में चुनाव थे, इसका उन पे लागू नहीं किया।
मध्य प्रदेश चुनाव नहीं है, उनसे लग रहा है कि इनसे कोई नफा नुकसान नहीं है, तो उनको निकाल के बिल्कुल मक्खी की तरह बाहर कर दिया। तो पार्टी बढ़ रही है, कैसे बढ़ना है, बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, वो सब कर रही है। लेकिन अब बढ़ना है अब पार्टी को, बस पार्टी को बढ़ना है और उसमें सफल है। एक राजनीतिक दल के तौर पर भाजपा पूरी तरह सफल है, ज्यादातर राज्यों में, देश में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शरण प्रधान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और यश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज बीजेपी अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है, जहां पर विचारधाराओं की बात आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को लेकर और सिद्धांतों को लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर हावी होता जा रहा है। चाहे गौरक्षा की बात कर ली जाए या फिर राम मंदिर मुद्दे की बात कर ली जाए, बूचड़खानों की बात कर ली जाए, सबका साथ सबका विकास की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए तत्पर खड़ा हुआ और बीजेपी को उन सवालों का जवाब देना भी अब जरूरी हो गया है। तो अब बीजेपी के लिए इन 37 सालों का सफर कैसा रहा, इस पर हमने आज चर्चा की। फिलहाल हमारे इस खास विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।